चलिए आज कुछ अच्छी चीजें पढ़ते हैं अपन। और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे VSEPR, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजी बंध इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो गुड मॉर्निंग रानी बेटा। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण बल लगता है, जो हम प्रतिकर्षण बल की बात करते हैं, वो प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है LP से LP में, सबसे ज्यादा लोन पेयर। फिर उससे कम प्रतिकर्षण बल लगता है ये LP से बॉन्ड P में, और सबसे कम प्रतिकर्षण बल लगता है यहाँ पे BP और BP के मध्य, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य। मतलब ये क्या होते थे? ये होते थे एकाकी युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये हैं बंधित युग्म, बंधित युग्म। तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य। फिर हमने यहाँ पे बोला था कि यदि हमारे पास कोई यौगिक हो AB2, AB2 यदि होता है तो इनके बीच में बंध है। तो एक ये है B और एक ये है B, और ये क्या है? ये है BP बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और दोनों कितने डिग्री पे एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं? 120 डिग्री। और इसका एक एग्जाम्पल यदि अपन ले ले तो CO2, ये एक एग्जाम्पल इसका होता है। परंतु जब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करने लगे थे यहाँ पे, तो वो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था? H2O। और हमने बोला था कि ये बनना चाहिए ऐसा और ऐसा, परंतु ये ऐसा नहीं बनता है। ये बनता है कैसा? ये बनता है यहाँ पे O, एक H इधर और एक H इधर। तो ये क्या कारण था? ये क्या कारण था? तो बच्चों इसके पास ये है एक इलेक्ट्रॉन युग्म और ये है आपका लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये दोनों कैसे हैं? ये है आपका बॉन्ड पेयर और ये भी है आपका बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है, और इनके बीच का कोण कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री इनके बीच का कोण हो जाता है। अब इसकी इस संरचना का कारण क्या है? ये बेस्पर यानी BSEPR थ्योरी को क्यों फॉलो नहीं करता है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म HO बंधित युग्म को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? को प्रतिकर्षित करता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बंद युग्म होता है, उसे प्रतिकर्षित करता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल देते हैं। आप
आपके घर में कोई आपके पास कोई सामान है, आपके कजिन आ गए, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, कोई भी, वो आपके उस सामान को यदि शेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा। आप उन्हें आप प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं, ये हमारा पर्सनल सामान है, ये आप नहीं ले सकते। तो जो बॉन्ड युग्म है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल के इलेक्ट्रॉन है, जबकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑक्सीजन का अपना पर्सनल इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इसे भी प्रतिकर्षित करेगा, इसे भी प्रतिकर्षित करेगा, और इसके कारण ये होगा कि वो H और O के बीच जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उन्हें प्रतिकर्षित करेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो हमारी बात समझ में आई आपको? इसलिए ऑक्सीजन जल रेखिक संरचना प्रदर्शित नहीं करता है। और एक और कारण है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म HO को प्रतिकर्षित करता है, फलस्वरूप OH एक दूसरे के थोड़े पास आ जाते हैं। एक बात तो हमारी ये हो गई, इसी को हम एक और तरीके से समझाते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, दूसरी बात सुनिए, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, वो ही सममित या रेखीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। जल का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.84 डिवाई होता है। तो जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, वो कभी भी सममित या रेखीय संरचना प्रदर्शित नहीं करते। इससे अपन द्विध्रुव आघूर्ण से भी समझ लेते हैं, इसे हम वेस्पर VSEPR थ्योरी से भी समझ लेते हैं। दोनों के द्वारा ये चीज समझी जा सकती है। बताइए प्रशांत सर के बच्चों, ये बात समझ में आ गई है आपको? जी सर। यस। अब जरा देखिए, हम ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और जब हम अमोनिया की बात करते हैं, हाँ बोले सर, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण निकालना 12वीं के बच्चों ने तो समझ लिया है, परंतु फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर होता है E × D। जिसका हमें आघूर्ण निकालना होता है
वो आघूर्ण निकालने के लिए किसी एक का आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल से द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाता है। वैसे हम इस चैप्टर के लास्ट में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, हमने एक चीज गलत बोली है, आपसे पता है? एक चीज थोड़ी सी और समझ लो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसे थोड़ा सा सुधार दें, कहीं पे हमने गड़बड़ कर दी। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 1 और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये भी प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। हमने बोला था कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है बच्चों, परंतु वास्तव में ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 1s2 2s2 2p4 ऐसे होता है। मतलब एक युग्म ये होता है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और दूसरा युग्म होता है पी में। ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 अयुग्मित होते हैं 2s और 2p में। हमने यहाँ पे आपसे बोल दिया था एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो समझ में आ गया होगा। द्विध्रुव आघूर्ण की बात अपन इस चैप्टर के लास्ट में कुछ विशेष बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर अब ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास का है और आपने सबसे बड़ा चैप्टर यहाँ पे समझा है ये। और इसके बाद आप जो भी चैप्टर बोलोगे हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इसी पे आधारित होते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की हम जरूर बात करेंगे, परंतु इससे पहले एक और चीज की संरचना हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया होती है NH3। NH3 का BSEPR थ्योरी यदि बोलें, BSEPR थ्योरी से अमोनिया का जो संरचना बननी चाहिए वो कुछ ऐसी बननी चाहिए, ऐसी। मतलब इनके बीच में 120, 120 और 120 डिग्री का कोण बनना चाहिए, परंतु ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो उपरोक्त संरचना नहीं बनती है। जो सही संरचना है अमोनिया की, वो सही संरचना ये है। सही संरचना है N, एक इधर और एक इधर। ये है इसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये यहाँ पे प्रतिकर्षित करता है और ये इधर प्रतिकर्षित करता है और इनके बीच में 160 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी कारण क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित करता है और उनके बीच में 120 डिग्री का कोण जो बनना चाहिए वो घट के 160 डिग्री का हो जाता है। तो ये सही संरचना ये है यहाँ पे। तो ये वेस्पर ने ही ये बात समझाई है, ये बात वेस्पर ने ही समझाई है कि लोन पेयर, जो लोन पेयर हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं किसको? लोन पेयर प्रतिकर्षित करते हैं बॉन्ड पेयर को, प्रतिकर्षित करते हैं बॉन्ड पेयर को। इसके कारण ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। बाकी आगे की चीजें पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यदि AB4 होगा, AB4 का एग्जाम्पल ले लें तो CH4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बननी है? वो चतुष्फलकीय बनेगी, चतुष्फलकी बनेगी। आपने पढ़ी है ये चतुष्फलकी कुछ ऐसी होती है। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होता है।
तो ये वेस्पर को फॉलो करता है, इसमें हमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलता है। फिर यदि हम अगली बात करें तो AB5 हमने पढ़ा है, ये भी इसका एग्जाम्पल हम PCl5 ले लेते हैं। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड बनता है। कैसा बनता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। हमने पढ़ा है ये भी, परंतु फिर भी हम यहाँ पे बना देते हैं कि ये ऐसा कुछ होता है, एक इधर और एक इधर होता है, ये ऐसे आपस में इधर जुड़ जाते हैं। अजीब सा संरचना है, परंतु आप लोग इसे जानते हैं। PCl5 बिल्कुल ऐसा ही बनता है। ऐसे ही हम AB6 की और बात कर लेते हैं। AB6 में हमने पढ़ा है SF6, और ये जो संरचना है वो कैसी बनती है? वो बनती है अष्टफलकीय। अष्टफलकी बनाना भी हमने सीखा है। एक ऊपर होता है, एक नीचे F होता है, इधर F, इधर F, इधर F और इधर F। इसे हम आपस में मिला दें तो हमारी बन जाती है वो अष्टफलकीय संरचना। तो इस तरह से वेस्पर ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है एकाकी युग्म में। तो जब हम एकाकी युग्म के प्रतिकर्षण की बात करते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले हैं, और इसीलिए ये वेस्पर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये बात हमने समझ ली। अब हम यहाँ पे एक और चीज पढ़ने वाले हैं, और वो है आबंध ऊर्जा। आबंध ऊर्जा, इसी को हम एक और शब्द बोलते हैं बंधन ऊर्जा, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है बॉन्डिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। तो किसी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी बंध को तोड़ने के लिए, किसी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे हम अभी। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे बंधन या बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने बंधन ऊर्जा लिखी है और यहाँ पे तो बंध वियोजन ऊर्जा बोल दी। बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो बंधन ऊर्जा या आबंध ऊर्जा होती है वो हमेशा बंध वियोजन ऊर्जा के बराबर होती है। हमेशा बंधन ऊर्जा हमेशा ही बंध वियोजन ऊर्जा के बराबर होती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो बंधन ऊर्जा के लिए हम एक दूसरी भाषा में दूसरी लैंग्वेज में परिभाषा लिखते हैं। तो वो बात यदि हम बोलते हैं कि बंध बनते समय जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो जितनी बंध बनते समय वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, वो उतनी ही ऊर्जा उसे देंगे तो वो टूट जाएगा। तो बंधन ऊर्जा हमेशा बंध वियोजन ऊर्जा के
बराबर होती है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ बातें लिखते हैं कि यदि अधिक आबंद ऊर्जा है या बंधन ऊर्जा है तो यहाँ पे होता है अधिक स्थायित्व, अधिक स्थायित्व। यदि अधिक आबंद ऊर्जा होगी तो अधिक स्थायी होगा। पता है आपको, कागज बनते समय कम ऊर्जा विमुक्त होती है, तो कागज को फाड़ने में भी हमें थोड़ी सी ऊर्जा से हम कागज को फाड़ देंगे। लोहे की सीट बनने में बंधन ऊर्जा ज्यादा उत्सर्जित होती है, ज्यादा बंधन ऊर्जा है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में सुरक्षित रख लेना कि जितनी बंधन ऊर्जा होती है बिल्कुल उतनी ही बंध वियोजन ऊर्जा होती है। कभी भी ये अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ये अलग हो गई तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा, हम बताते हैं। मान लो बंधन ऊर्जा 2 यूनिट है और बंध वियोजन ऊर्जा 1 है, तो हम बंध बनाए 2 उत्सर्जित की तोड़ने में 1 दें, फिर बंध बनाए 2 उत्सर्जित की तोड़ने में 1 दी। हम बार बार बंध बना के तोड़ते रहे तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी और अवशोषित होने वाली ऊर्जा कम होगी। हम बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न कर लेंगे और ये संभव नहीं है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। इसलिए जो बंधन ऊर्जा होती है वो हमेशा ही बंध वियोजन ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात बोलें, बंध दूरी, बंध लंबाई, बॉन्डिंग लेंथ। पता है, जो बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है बंध लंबाई के। बंधन ऊर्जा बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बंध लंबाई क्या होती है? किसी बंध के बंधित परमाणु में नाभिकों के बीच की दूरी बंध दूरी कहलाती है। बंध दूरी ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण बल नहीं लगा, बहुत ज्यादा स्थायित्व नहीं है, ये दूसरी बात होगी। तो बंध ऊर्जा का एक और क्रम दे दें। जो sp संकरण होता है, इसकी सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा होती है sp2 की उससे कम होती है और sp3 की उससे ज्यादा होती है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे तीसरी बात बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसकी होने वाली है? sp बंध की। उससे कम बंधन ऊर्जा sp2 की। सबसे कम बंधन ऊर्जा sp3 की है। पता है, ऋण विद्युतताओं का अंतर बढ़ने पर, ऋण विद्युतताओं का अंतर बढ़ने पर अब ऋण विद्युतताओं का अंतर बढ़ेगा तो मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाएगा, तो बंध मजबूत बनेगा। तो ऋण विद्युतताओं का अंतर बढ़ने पर बंध की शक्ति भी बढ़ जाती है, बंध शक्ति। और बंध शक्ति का मतलब क्या होता है? बंध शक्ति का मतलब होता है बंधन ऊर्जा। बंध शक्ति भी बढ़ जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि HF इसकी ज्यादा होगी HCl से। आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋण विद्युत होता है, तो सबसे ज्यादा इसकी बंध प्रबलता होगी, फिर HBr पे आएगा और फिर आएगा HI पे। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।
यदि ऋण विद्युतताओं के या ऋण विद्युतताओं की बात करते हैं, कम ऋण विद्युतता होने का मतलब ये है कि आयनन ऊर्जा भी कम होना, क्योंकि जितनी ऋण विद्युतता होती है आयनन ऊर्जा उसके समानुपाती होती है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो तुम सोचो कि यार आयनन ऊर्जा और ऋण विद्युतता ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं। नहीं, ऋण विद्युतता बढ़ने का मतलब क्या है, आयनन ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ऋण विद्युतता बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल बढ़ना, और जब इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो ये एक सामान्य सी बात होती है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, कि सबसे ज्यादा मजबूत बंध Cl में बनता है, उससे कम F और F में होता है। जबकि फ्लोरीन तो सर्वाधिक ऋण विद्युत है, उससे कम होता है Br में, और उससे कम होता है I और I में। रीजन आप बता सकते हो, ये बहुत ऋण विद्युत होते हैं, जब ये पास पास आते हैं तो ये एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। अधिक ऋण विद्युत होने के कारण ये प्रतिकर्षित कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए उसके बीच में जो बंध बनता है वो बहुत मजबूत बंध नहीं बनता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, और हमने बंध के बीच का कोण तो हमने बहुत अच्छे से समझ ही लिया है। अब आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम फिर समझने वाले हैं। हमने बताया कि इस चैप्टर के लिए मत पढ़ना, इस चैप्टर को पूरी केमिस्ट्री के लिए पढ़ना। ये चैप्टर नहीं है, ये केमिस्ट्री है पूरी, क्योंकि इससे का ही उपयोग करके हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन, बिल्कुल इसका ही उपयोग किया जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, और उसे हम कहते हैं अनुनाद। रेजोनेंस, अनुनाद। जब आप झूला झूल रहे होते हैं तो आप अनुनाद कर रहे होते हैं, आपकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तो बच्चों एक बात दिमाग में अभी सुरक्षित रख लो। हाँ पूछो। आगे वाला सर समझ में नहीं आया, पीछे स्लाइड कीजिए ना, उसमें समझ में नहीं आया एक बात। बिल्कुल पिछली स्लाइड कर देते हैं, क्या समझ में नहीं आया बताओ। उसमें सर सबसे छोटा बड़ा आकार होता है आयोडीन का, तो उसके बीच का ना बंध ऊर्जा मतलब ज्यादा होना चाहिए था। सबसे बड़ा आकार होता है आयोडीन का, तो इसकी बंध ऊर्जा कैसी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हें ये बात समझा देते हैं कि बंध ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हें यदि थोड़ा सा भी ध्यान हो तो हमने यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था सहसंयोजी बंध का, और जब हम तुम्हें क्वांटम सिद्धांत समझा रहे थे तो हमने बोला था कि उनके बीच में 4 बल लगते हैं। हमने बताया था कि 4 बल लगते हैं, और ये 4 बल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण और नाभिक के बीच का प्रतिकर्षण होता है, और फिर नाभिक और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल होता है। जब किसी परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, तो उसके नाभिक से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन अब्र की दूरी भी ज्यादा हो जाती है, फलस्वरूप ये आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है। आपको हमने ये भी बताया था कि जब बंध बनता है
तो ये दोनों प्रतिकर्षण बल दोनों आकर्षण बल के बराबर होते हैं। जब आकार बड़ा है तो नाभिक और नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण बल भी कम होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है। पता है ये जो बल है ना वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण भी कम होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण भी कम होगा। तो सिंपल सी बात है, बंद बनने में इनके बीच में आकर्षण भी कम होगा, और जब आकर्षण कम होगा तो बंद की प्रबलता घट जाएगी। समझ में आ गई बेटा बात कि नहीं? नो सर, अभी समझ में नहीं आया। अभी समझ अभी नहीं समझे। अभी नहीं समझे? तुम्हें ये वाली बात समझ में आई जो हमने समझाया है? यस सर। तो तुम एक बात बताओ, दूरी ज्यादा है नाभिक और नाभिक के बीच में, तो इनके बीच प्रतिकर्षण कम लगेगा कि नहीं? बताओ। यस सर। लगेगा ना? यस सर। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी बहुत बड़े ऑर्बिट होते हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कम लगेगा। हाँ सर, क्लोरीन और फ्लोरीन के बारे में नहीं समझते। अभी तो तुम ये समझो यार, ये प्रतिकर्षण कम लगा और ये प्रतिकर्षण भी कम लगा। यस सर। और बंद बनते समय जितने प्रतिकर्षण बल लगता है उतना ही आकर्षण बल लगता है कि नहीं? यस सर। तो बंद बनते समय प्रतिकर्षण कम है तो इनके बीच में आकर्षण भी कम होगा, और जब आकर्षण कम होगा इसका मतलब क्या हुआ? जब आकर्षण कम होगा तो बंद दूरी भी ज्यादा हो जाएगी, और बंद दूरी ज्यादा हो जाएगी मतलब बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। यस सर। इसकी आ गई ना समझ में? यस सर। अब तुम फ्लोरीन की सुनो। फ्लोरीन किसी भी कक्षा में जो पहला परमाणु होता है, तत्व होता है, वो बिल्कुल असामान्य होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इतनी ज्यादा होती है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बंध बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षण दोनों परमाणुओं के बीच में बहुत ज्यादा लगता है। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों समान होते हैं। ज्यादा लग ही नहीं पाता है, क्योंकि पहले लगता है प्रतिकर्षण बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास है, तो प्रतिकर्षण बल इतना ज्यादा लग जाता है कि वो उसका F2 बनना ही बड़ी मुश्किल चीज होती है। तो इसलिए क्लोरीन एक सामान्य आकार वाला है, इसमें पर्याप्त आकर्षण और पर्याप्त प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। फ्लोरीन असामान्य हो गया। आपको पता है ये फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इतनी ज्यादा होती है कि ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद दूसरा विद्युत ऋणात्मक क्लोरीन होता है, यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे विद्युत ऋणात्मक है वो क्लोरीन है। तो दूसरे नंबर वाले से ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। सोच के देखो कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की कितनी ज्यादा क्षमता होती है। आकर्षित तो कर लेता है परंतु वो अपने साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए फ्लोरीन दूसरे हैलोजन फैमिली के सदस्यों के साथ मिल के अंतरा हैलोजन यौगिक बनाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। तो फ्लोरीन असामान्य है, एबनॉर्मल है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पे नहीं है तुम्हारे में, ये 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा ये। तो वहां पे हम ये बात करते हैं कि फ्लोरीन के असामान्य गुण लिखिए, पेपर में आने वाली चीज होती है। तो इसलिए क्लोरीन एक सामान्य व्यवहार वाला है तो वो सबसे मजबूत बनेगा। फ्लोरीन असामान्य व्यवहार वाला है तो थोड़ा कमजोर रहेगा वो, परंतु फिर एक सीक्वेंस हो जाएगी। क्लोरीन से ब्रोमीन कम, ब्रोमीन से आयोडीन और कम। ब्रोमीन बड़ा है, आयोडीन बहुत बड़ा है। बोल बेटा, समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। नहीं आई हो तो मना। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा फ्लोरीन से, तो उसका मतलब बंधन ऊर्जा ज्यादा मजबूत हुआ, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा।
ऐसा हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन एडजस्ट नहीं किया जाता है। जब सहसंयोजी बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन को केवल आकर्षित किया जाता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। आप जब किसी से पार्टनरशिप करते हो तो आपके बिजनेस में पार्टनर होता है, वो आपके परिवार में पार्टनर नहीं हो सकता, गलत मत समझना। परंतु बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम उसे पार्टनर नहीं कर सकते, वो केवल व्यापार में पार्टनर रहेगा, अंदर पार्टनर नहीं हो सकता कि परिवार में भी पार्टनर हो गया, है ना। ऐसा संभव नहीं है कि आपके बच्चे उसके बच्चे हो जाएं। तो ये बात ध्यान से समझिए आप। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया जाता है, उसे अपनी कक्षा में समाहित नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऋण विद्युतता की बात नहीं करने वाले। ऋण विद्युतता प्रभावित करती है, ऋण विद्युतता प्रभावित करती है, परंतु हम ये नहीं बोलेंगे कि उसकी ऋण विद्युतता ज्यादा होती है तो फिर वो ज्यादा अच्छा सहसंयोजी बंध बनाता। सहसंयोजी बंध, इसमें ऋण विद्युतता में ऋण आयन बनता है, यहाँ पे कोई आयन फायन नहीं बन रहा है। समझ में आई हमारी बात? यस सर। बहुत अच्छे से समझ में आ गई। यस सर। वेरी गुड। सर प्लस हाँ। माइनस के आकर्षण से एक और एनर्जी मतलब बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लैटाइस का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? जालक का मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ जरा, लैटाइस एनर्जी की तुम बात कर रहे हो, हमें आप बताइए कि जालक का मतलब टेक्स्ट क्या बुक में होता था, है? एनसीईआरटी बुक में था। एनसीईआरटी की बुक में था, परंतु पहले हमें जालक ऊर्जा तो पता होनी चाहिए ना। जब हमें उसके बारे में ही नहीं पता, जालक ऊर्जा ही नहीं पता हमें क्या होती है, तो फिर हम कैसे उसके बारे में जानकारी लेंगे? आपको पता है जालक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जालक ऊर्जा का मतलब होता है एक वो संरचना जो बार बार रिपीट होके कोई पदार्थ बनाती है। जालक ऊर्जा और बंद ऊर्जा अलग चीजें होती हैं। हालांकि बंद ऊर्जा और जालक ऊर्जा कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाती है, परंतु जालक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ बनता है, क्रिस्टलीय पदार्थ बनता है, तो उसकी जो ज्यामिति होती है वो रिपीटिंग होती है। जैसे आप मकान बनाते हो, जब आप मकान बनाते हो तो ईंटें जुड़ती हैं। ध्यान से सुन बेटा ये बात, ये प्रॉब्लम तेरी सॉल्व करे। ये ऐसी ईंटें जुड़ती हैं आपस में, यहां पे लगाते हैं वो सीमेंट, और एक ईंट यहां पे ये जोड़ती है इनके बीच में। यदि हम बीच में नहीं जोड़ेंगे तो फिर ये दीवार में दरार पड़ेगी। ये है जालक, ये है जालक जो उसकी पूरी संरचना प्रदर्शित करता है। जब कोई दीवार बनती है तो ये संरचना रिपीट होती है, यही संरचना बनती चली जाती है। देखो जरा, ऐसी छोटी छोटी ईंटें बना दें, ये बनाई, एक ईंट यहां लगी, दूसरी ईंट यहां लगी, फिर ये ईंट यहां लगी, फिर ये ईंट यहां लगी, ऐसे बनते चले जाते हैं। ये एक ईंट यहां लगी, परंतु तुम देखो कि इसकी संरचना ये है, इसका जालक ये है। तो जब ये एक जालक बनता है तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा एक बंध की ऊर्जा नहीं होती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक, यहां पे हम अंदर की बात कर रहे हैं कि वो जालक ऊर्जा ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि बंधन ऊर्जा ज्यादा थी। तो जालक में मोर देन वन बॉन्ड बनते हैं। तो जालक किसी भी पदार्थ की वह संरचना होती है कि जो बार बार रिपीट हो के पूरा पदार्थ बना लेती है। बात समझ में आई बेटा हमारी? यस सर। तो जालक ऊर्जा भी ज्यादा होगी, बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो परंतु जालक अलग चीज हो जाती है। बंधन ऊर्जा उसके निर्माण की बात कर रहे हैं, जन्म की बात कर रहे हैं, और जालक की ऊर्जा मतलब उसकी युवावस्था की बात की जा रही है।
जब वो संपूर्ण हो चुका है, और हम बंधन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वो जन्म की ऊर्जा है कि अब उस ऊर्जा से कैसी ऊर्जा आगे बनने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने जालक ऊर्जा के बारे में 12th क्लास का एक ऐसा चैप्टर जो सिलेबस से हट गया है, परंतु आपके बिहारी बच्चे कहते हैं कि नहीं हटा है और कह रहे हैं आता भी है पेपर में, तो अच्छी बात है, आता है तो अच्छी बात है। बात तो असामान्य है कि जब आप सेंट्रल बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जब बोला गया है कि सीबीएसई सिलेबस फॉलो होगा और आप नहीं कर रहे हैं, आप मन से कुछ दे रहे हैं, तो पहली एबनॉर्मलिटी तो यही आ जाती है। तो सुनिए जरा, अब हम अनुनाद की बात कर लें, यदि तुम अच्छे से पूरी बात समझ गए हो तो। हाँ पक्का? पक्का। तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं, और 12 वालों का इससे बहुत वास्ता पड़ता है, और 11th का भी। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम अनुनाद की बहुत बात करने वाले हैं। हम क्या समझा रहे थे? हम ये समझा रहे थे कि जब आप झूला झूल रहे हो, झूला आप ही झूल रहे हो, आपकी स्थिति बदल रही है। झूला झूलते समय आपकी स्थिति बदल रही है। तो क्या हम आपकी एक स्थिति से बता सकते हैं कि झूला झूलता हुआ बच्चा वहां मिलेगा? नहीं बता सकते, क्योंकि वो झूला झूलता हुआ बच्चा कभी यहां है, कभी यहां है, और कभी यहां है। तो बच्चे की वास्तविक स्थिति ये थी, ये इस स्थिति के दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। यदि हम वास्तविक स्थिति से कुछ गलतफहमी में हो जाए कि ये तो बीच में है, हम यहाँ जाके खड़े हो जाएं, तो ये इधर आके टकरा के हमें घायल कर देगा। हम इधर आके खड़े हो जाएं तो ये इधर टकरा के हमें घायल कर देगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब वो बच्चा झूला झूल रहा है तो ध्यान से, क्योंकि हम पूरे अनुनाद की बात समझा रहे हैं और यहीं से समझ में आएगी। ना तो वो बच्चा बदल रहा है, ना ही उस बच्चे का कोई एटीट्यूड बदल रहा है, ना ही उस बच्चे की एनर्जी बदल रही। बच्चे की, झूले की तो बदलती है, झूले की तो बदलती है। उस बच्चे के पास जो जो चीजें हैं सब वैसी ही हैं, उसकी स्थिति बदल रही है। ऊर्जा हमने गलत बोला, ऊर्जा बदल रही है। आपको पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, यहाँ सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, परंतु बच्चा वो ही रहेगा। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम एक संरचना से किसी भी परमाणु नहीं, अणु के गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनो, फिर हम बात करेंगे, अभी हमने उप से संयोजी बंध नहीं पढ़े हैं, वो हमें पहले पढ़ना चाहिए था। तो बच्चों, अनुनाद से पहले थोड़े से उप से संयोजी बंध पढ़ लें, फिर हम अनुनाद पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें उप से संयोजी बंध का उपयोग होगा। तो पहले आप जरा ये समझो, उप से संयोजी बंध, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। उपसह संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। तो उपसह संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। एक परमाणु दाता, एक परमाणु दाता तथा दूसरा परमाणु
ग्राही कहलाता है। एक परमाणु दाता और दूसरा परमाणु ग्राही कहलाता है। ये ही परिभाषा है, परंतु हम कहते हैं कि ये परिभाषा, आपको यही लिखना है पेपर में, परंतु हम बोलेंगे कि नहीं, आप पेपर में जरूर ये लिख देना, परंतु उपसय संयोजी बंध की ये वास्तविकता नहीं है। उपसय संयोजी बंध की वास्तविकता तो कुछ और है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि वास्तविकता क्या समझें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वास्तविकता की, कि उपसय संयोजी बंध की वास्तविकता क्या है। उपसय संयोजी बंध ये बराबर होता है आयनिक बंध प्लस सहसंयोजी बंध के। यहाँ पे खुश होके कोई चीज दान नहीं की जाती है। जब उपसय संयोजी बंध बनते हैं तो ये मत समझना कि उन्हें अच्छा लगा तो वो दान कर रहे हैं। यहाँ पे जो दान मजबूरी में होता है, देखते हैं कैसी मजबूरी होती है। हम ऐसे ही बना लेते हैं HOH, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन, ये है जल। अब आप ये मत कहना कि सर आप H को टेढ़ा बनाओ, ये समझने के लिए बना रहे हैं। ये स्थायी है। यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन है स्थायी। अब उसे और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। क्योंकि ये बात आपको समझाई गई है, ये बात आपको बताई गई है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो दोनों की संपत्ति होता है, दोनों की प्रॉपर्टी होता है, तो दोनों में ही गिना जाता है। अब हुआ क्या, यहां एक ऑक्सीजन आ गए। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये ऑक्सीजन कैसा है, ये अस्थाई है। और अस्थाई भी कैसा है, विद्युत ऋणात्मक है। क्या ऊपर वाला ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक बचा है, नहीं बचा, क्योंकि उसको जितनी भूख थी उसका उतना भोजन मिल गया है उसे, तो वो ऊपर वाला ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक नहीं बचा है। ऊपर वाला ऑक्सीजन संतुष्ट है, और जब सेटिस्फाई कोई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा वो आलसी हो जाता है। तो इस O की विद्युत ऋणात्मकता इस वाले O से ज्यादा है। तो ये O क्या करेगा, ये O इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये O एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। देखो दोनों नहीं खींच पाएगा वो। दुनिया में हर काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। क्वांटम सिद्धांत आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज सतत नहीं रहती है। आपको कहीं जाना है तो पहले आप एक स्टेप रखेंगे, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह से गायब होके आप दूसरी जगह तक चले गए। तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है ऊपर वाले से। अब क्या हुआ, जब इसने ये एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो अब क्या हुआ, अब ये HO एक इलेक्ट्रॉन, ये अपन ऐसे बना देते हैं ना, डब्बे डब्बे बना देते हैं। ये H, इस पे भी ऋण आवेश आ गया, और ये इस पे भी इसने खींच लिया ये एक इलेक्ट्रॉन,
तो इस पे भी ऋण आवेश आ गया। अब इन दोनों की बराबर ऋण आवेश होगा, बराबर ऋण आवेश होगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन इससे वापस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अब दोनों की शक्ति बिल्कुल बराबर हो गई है। ये भी इससे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता क्योंकि इसकी शक्ति और इसकी शक्ति बराबर है। दोनों असंतुष्ट हो गए हैं। दोनों को संतुष्ट होना है तो समझौता होगा उन दोनों के बीच में, और समझौता ये होगा कि चलो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो इस एक एक इलेक्ट्रॉन से दोनों साझा कर लेंगे। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे। अब दोनों के टेंशन खत्म हो गए हैं। इसके पास भी 2, 4, 6, 8 हो गए, इसके पास भी 2, 4, 6 और 8 हो गए। अब वास्तविकता क्या थी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से इनने और इनने साझा किया है, ये वास्तव में तो ऊपर वाले ओ के थे, परंतु बीच में गड़बड़ हुई थी, और जब बीच में गड़बड़ हुई थी तो उसके कारण फिर ये बटे थे। तो आयन यहां पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ, तो यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब क्या है? आयनीकरण। और अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब यहां पे सहसंयोजी बंध बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। तो पहले हुआ आयनीकरण, फिर हुआ सहसंयोजी बंधन। दोनों मिलके जो बना H O H, ये ऊपर के 2 कर लें, यहां पे हम एक तीर लगा के इस O को जोड़ देते हैं। इससे हम कह देते हैं दाता, मजबूरी का दाता। इससे हम कह देते हैं ग्राही। आपको पता है कि वो दाता नहीं है, उससे छीना गया है, दादागिरी की गई है। तो हमारा बंध बन गया HOH और ये O, इसे हम कहते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप सब लोगों ने उपयोग किया होगा, कभी ना कभी फोड़े फुंसी या चोट तो लगी होगी। तो डॉक्टर के पास गए होगे तो डॉक्टर एक पानी जैसे द्रव से वो चोट जहां लगी है उसे साफ करता है। वो द्रव होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो कीटाणुनाशी होता है, घरों में भी अधिकतर लोग उसे रखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो बताइए, उपसहसंयोजी बंध समझ में आ गया? ये एक दिशात्मक बंध होता है। दिशा दिख रही है आपको? दिशात्मक बंध होता है। कमजोर होता है, वीक होता है, कमजोर है, क्योंकि दादागिरी हुई है यहां पे बीच में। तो बताइए बच्चों, ये वाली बात आपको हमारी समझ में आ गई है कि जो उपसहसंयोजी बंध बना उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए गए, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट किए गए हैं। तो हम बात कर रहे थे रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस की बात करने में, अब आज तो होगा नहीं परंतु थोड़ा सा तो समझ लो। ये स्लाइड भी भेजेंगे नहीं। ये बनता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दोनों ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़े हैं, बराबर ताकत से जुड़े हैं। ये किसी के साथ क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O बना लेता है। ये O कौन सा आया? ये भी और ये भी, दोनों बराबर मजबूती से जुड़े हैं। दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर मजबूती से जुड़े हैं। तो फिर
ये एक ऑक्सीजन कैसे निकल गई? बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, निकले तो दोनों नहीं निकलेंगे, इत्तेफाक हम मानते नहीं। यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला है तो इसने एक ऑक्सीजन छोड़ा है। वो ऑक्सीजन छूटेगा जो कमजोर बंध से बना हो, वो ऑक्सीजन कभी नहीं छूटेगा जो मजबूत बंध से बना है। परंतु जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना देखते हैं तो उस संरचना में तो हमें कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन बराबर प्रबलता से बंधे हुए दिखाई देते हैं। तो फिर ये क्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए, जबकि होती है। एक हो तो नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों बराबर मजबूती से बने हैं। तो बच्चों, कैसा ओ निकला, कौन सा ओ निकला, ये समझने के लिए इसके एक से ज्यादा संरचना दी जाती हैं। जैसे हम बोल रहे थे ना कि आप झूला झूलते हो तो एक से ज्यादा स्थितियां होती हैं, तो इसकी हम एक से ज्यादा संरचना प्रदर्शित करेंगे। ये संभावना है, रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हम सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है तो ये हुआ है। रेजोनेंस के दम पे बहुत सी चीजों के गुण दर्शाए जाते हैं। तो ये केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सैद्धांतिक बात की जाती है। वास्तव में ऐसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हम उसके बहुत से रासायनिक गुण दर्शा पाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये संरचना दूसरी संरचनाओं का अनुनादी रूप होती है। तो वो अनुनाद, वो दो अलग अलग संरचनाएं जब हम इसकी दर्शाएंगे तो उसी को हम बोलेंगे कि ये अनुनाद हुआ है। तो बच्चों, इस अनुनाद के बारे में तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।